नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। अनंत श्री के साथ लगातार हम कई विषयों पे लेके बातचीत करते हैं, एक स्पष्टता लाने की कोशिश करते हैं। आज भी एक बहुत उलझा हुआ विषय है मैच्योरिटी, परिपक्वता। उस पे हम अनंत श्री से बात करेंगे और एक क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम अनंत श्री। अनिल श्री, आप लगातार कई उलझे हुए विषयों पे एक क्लैरिटी देते हैं। आज भी एक बड़ा उलझा हुआ विषय है। अभी पिछले कुछ दिनों में मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। वो बोलता है कि अभी इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है। किसी व्यक्ति को लेके बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैच्योरिटी है क्या, हम मैच्योर हैं या नहीं है, वो क्या है मैच्योरिटी। एक बड़ा वेग सा लगता है। यूं देखा जाए तो मैच्योरिटी एक सापेक्ष अर्थ रखती है व्यक्ति व्यक्ति के संदर्भ में। कौन व्यक्ति किस तरह से इसका उपयोग कर रहा है वो मैच्योरिटी को अपने अनुसार उसको परिभाषित करता है और देखता है। एक तो ये बात, लेकिन हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट चलते हैं और जो वास्तविक इसका अर्थ है उसको समझते हैं। पहली बात थोड़ी काव्यात्मक देखें। काव्यात्मक ये है कि वृक्ष होता है, उस पर फल लगते हैं और फल पकते हैं, उसमें पक्वता आती है, फल पकते हैं तो होता क्या है, शाखें झुक जाती हैं, पेड़ों का सौंदर्य निखर आता है और पके हुए फल कल्याणकारी हो जाते हैं, अर्थात किसी का पोषण करेंगे, किसी का पेट भरेंगे, किसी को खुशी देंगे। ये काव्यात्मक उदाहरण। और अगर मेरे अनुसार इसको बिल्कुल सटीक परिभाषित किया जाए तो 3H, हाँ 3H। पहला H ह्यूमिलिटी, विनम्रता। जैसे पेड़ झुके, डाले झुकी, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। दूसरा H हार्टफुलनेस, हार्टफुलनेस, लव एंड कंपैशन। और तीसरा H हैप्पीनेस, प्रसन्नता। तो ये 3H अगर किसी के अंदर हैं, ह्यूमिलिटी है, हार्टफुलनेस है, हैप्पीनेस है, तो उसको हम तकनीकी तौर से परिपक्व कह सकते हैं, मैच्योर कह सकते हैं। क्या बात है अनिश, इसको तो सुन के ऐसा लग रहा है कि मैच्योरिटी जो है वो काव्यात्मक और गणितीय है, दोनों का मेल है। हाँ एग्जैक्टली। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि उसको हम ठीक से देख और समझ ना सके। इतनी उलझी हुई कोई चीज नहीं होती। हर चीज को सुलझाया जा सकता है और मूल बात देखनी पड़ती कि आखिरकार होता क्या है इसमें। तो इसीलिए मैंने वृक्ष का उदाहरण दिया। फिर वहां से जब चलेंगे तो वो ह्यूमिलिटी, विनम्रता आ गई। अब कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो सकता है, कितना भी समृद्ध हो सकता है, कितने भी ऊंचे पदों पर हो सकता है, किसी भी तरह की ऊंचाई पर हो सकता है, लेकिन अगर उसके भीतर विनम्रता ही नहीं है, ह्यूमिलिटी ही नहीं है, तो हम उसे परिपक्व नहीं कहेंगे, उसे मैच्योर नहीं कहेंगे। ये तो एक बबूल के पेड़ की तरह से सीधा तना हुआ खड़ा, इसमें फल नहीं आए। अभी जैसे लेकिन आपने जो डेफिनेशन दिया है तो इसको यूनिवर्सल तो मान सकते हैं हम। बिल्कुल। लेकिन इसको सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए पेड़ है तो फल तो एक उसके उम्र के तगाजे पे आता है। तो क्या व्यक्ति भी अगर मैच्योर बोला जाए तो एक उम्र के बाद ही उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, मतलब उम्र से कुछ लेना देना है उसका, मैच्योरिटी का? मैच्योरिटी का, परिपक्वता का उम्र से कोई रिश्ता नहीं है। उम्र कोई भी हो, परिपक्वता व्यक्ति के भीतर हो सकती है, और उम्र कोई भी हो, परिपक्वता नहीं हो सकती है। बड़ी उम्र ही व्यक्ति को परिपक्व बनाती है, ऐसा नहीं है। बड़ी उम्र पाकर भी लोग इनसेंसिटिव बने रहते हैं, अविनम्र बने रहते हैं, प्रेम और करुणा से दूर बने रहते हैं, अपनी आंतरिक प्रसन्नता से दूर बने रहते हैं। और कोई कम उम्र में भी इन सारे गुणों से आपूरित हो सकता है, भर सकता है। तो उम्र को हम यहां पर कोई फैक्टर नहीं मानेंगे कि उम्र से परिपक्वता का रिश्ता है। मतलब उम्र कोई मैटर नहीं करती? उम्र कोई मैटर नहीं करती। अगर हम अपने आध्यात्मिक जगत में जाकर देखेंगे तो वहाँ के कितने महान लोग इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाइयों पर खड़े हुए थे। चाहे आदिशंकर को ले लीजिए, चाहे स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, और या जितने भी आप महापुरुषों को उठाकर देख लीजिए, वो अपनी कम उम्र में बड़ी ऊंचाइयों पर थे। और तमाम ऐसे सर्जक जो सृजनशील लोग थे,
उन्होंने अपने जीवन में अगर कोई चीज़ लिखी, कोई किताब लिखी, कोई अच्छी चीज़ लिखी या कोई अच्छी डिस्कवरी करी, तो उन्हें 25-30 साल की उम्र में कर ली। यहाँ तो 25 साल 30 साल में भी व्यक्ति बिल्कुल बच्चा जैसा बना घूमता है। तो और 25 साल बहुत बड़ी उम्र है। हम क्या मानेंगे कि जब व्यक्ति 50-60 साल का होता है तब परिपक्व होता है। अगर हम कानूनी तौर से भी माने तो परिपक्वता की एक शारीरिक अवधारणा है, एक मानसिक अवधारणा है और एक भावनात्मक अवधारणा है। कानून शारीरिक अवधारणा को सम्मति देता है कि व्यक्ति 18 साल 21 साल का हो गया तो मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया। अब हम उसमें वैचारिक परिपक्वता का भी अनुमान मान लेते हैं कि अब इसको व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता आ गई है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए देखिए अपने देश में वोटिंग राइट 18 साल से शुरू होता है और शादी की उम्र भी वैसे तय होती है 18 से 21। तो अब ये सब क्या है ना कि शारीरिक और वैचारिक परिपक्वता की बात है। लेकिन तीसरा फैक्टर भावनात्मक परिपक्वता, ये थोड़ा इल्यूसिव है, ये छुपा हुआ है। इसको देख पाना और इसका निर्धारण कर पाना किंचित कठिन बना रहता है। लेकिन तीनों फैक्टर्स अगर हम माने तो हम व्यक्ति को एक परिपक्वता की दृष्टि से देख सकते हैं। तो ये एक उसकी निर्धारणा होगी कि शारीरिक रूप से परिपक्व है। अब बच्चा मान लीजिए अभी 6-7 साल का ही है तो शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं है, वैचारिक एक्सपोजर भी उसका बहुत ज़्यादा नहीं है, तो विचार के रूप में भी वो अभी कम परिपक्व होगा। भावनाएं अभी बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, तो भावनात्मक रूप से भी वो उतना परिपक्व नहीं होगा। इसलिए हम उसको एक उम्र का टाइम देंगे। तो हम आइडियली चलो 21 मान लेते हैं, हम 21 साल तक उसको एक टाइम देते हैं कि 21 तक हम मानते हैं उसको तीनों धरातलों पर परिपक्व हो जाना चाहिए। एक अंशी टर्म आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, तो क्या मैच्योर व्यक्ति जो होता है वो इमोशनली इंटेलिजेंस होता है? हाँ बिल्कुल, इमोशनल इंटेलिजेंस तो होनी ही चाहिए, क्योंकि भावनात्मक परिपक्वता जो है ना उसी से जुड़ी हुई है। और भावनात्मक परिपक्वता क्या है? अपनी जो सुख दुख की अभिव्यक्तियां हैं उनमें संतुलन के साथ व्यवहार कर पाना, मान अपमान की जो घटनाएं हैं उनमें संतुलन के साथ व्यवहार कर पाना। तो यहाँ पर अगर हम इसको और गहरा करते चले जाएंगे तो भगवत गीता के टर्म स्थित प्रज्ञता वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो बेस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? स्थित प्रज्ञता, कि व्यक्ति अपनी भावनात्मक चीज़ों में किसी अतिरेक पर नहीं चला जाता है, अचानक कुछ विस्फोट नहीं हो जाता है, संयम से धैर्य से काम करता है और अपनी ही भावनाओं की फिक्र नहीं करता है, वो दूसरों की भावनाओं की भी फिक्र करता है। कई बार हम ही लोग देखते हैं अगर कुछ होता है तो हम ज़्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं, कभी-कभी ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में भी वही बात लागू होगी और मैच्योरिटी में भी वही बात लागू होगी कि रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर देना। प्रतिक्रिया तो तुरंत होती है, जैसे स्प्रिंग दबाई छोड़ी और उछल गई, और प्रत्युत्तर ठहर कर सोच समझ कर सचेतन ढंग से होता है। तो प्रत्युत्तर आता है एक परिपक्व व्यक्ति की तरफ से और प्रतिक्रिया आती है एक अपरिपक्व व्यक्ति की तरफ से। किसी ने किसी को कुछ बोला, जो व्यक्ति मैच्योर नहीं वो तुरंत प्रतिक्रिया करेगा। प्रशंसा हुई तुरंत फूलकर कुप्पा हो जाएगा, निंदा हुई तुरंत सिकुड़ जाएगा। परिपक्व व्यक्ति दोनों बातों में थोड़ा धैर्य रखेगा। प्रशंसा हुई तो उसके अंदर चाहे तुरंत ही चाहे थोड़ा वक्त लेकर एक फिल्टर आएगा, क्या मैं इस योग्य हूं जो मेरी प्रशंसा हो रही है। और निंदा हुई तो भी उसके अंदर एक फिल्टर तुरंत काम करेगा, क्या मैं इस निंदा के योग्य हूं। अगर हूं और लोग कह रहे हैं तो तथ्य है, इसको सुधार लेंगे, ठीक कर लेंगे इसको। अगर अनगढ़ पत्थर को किसी ने अनगढ़ पत्थर कह दिया तो बुराई कोई नहीं। अनगढ़ पत्थर ने जिस दिन अपने को अनगढ़ पहचाना उसी दिन वो उसको गढ़ना शुरू कर देगा। उसी दिन वो एक श्रेष्ठ सर्वोत्तम मूर्ति में बदल सकता है। तो पहचान लेना भी एक परिपक्वता की निशानी है। समाज में, परिवारों में अक्सर जब कोई बोलता है कि तुम बहुत मैच्योर हो तो उसके पीछे एक तथ्य लोग देते हैं कि अब तुम अपना डिसीजन ले रहे हो अपने आप से। तो क्या डिसीजन मेकिंग अगर वो खुद से ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो परिपक्व हो गया है?
मतलब ऐसा देखने को तो नहीं मिलता है जनरली कि डिसीजन मेकिंग तो लोग कोई भी ले सकता है, लेकिन उसके बाद जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिसीजन की, वो लोग नहीं लेते हैं। डिसीजन तो फुल पैकेज में आएगा ना, निर्णय तो उत्तरदायित्व के साथ ही आएगा। अगर केवल निर्णय लेना ही परिपक्वता होगी तब तो बात नहीं हुई। जैसे मान लीजिए एक भवन बन रहा है, निर्णय लेना है कि इतने के ये यहाँ पर सरिया डालें या इतने की डालें, किसमें टिके, उसके लिए उसको इंजीनियर और आर्किटेक्ट होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि क्या कहाँ पड़ेगा, कौन चीज़ किसको संभालेगी, कैसे गिरेगी। लेकिन मान लो मैं एक अपरिपक्व व्यक्ति खड़ा हूँ और मुझसे डिसीजन लेने के लिए कहा गया और मैं बिल्कुल क्विक डिसीजन लेता हूँ, मैंने कहा ये लगा दो, लगाया, उसके बाद छत ढह गई। तो हमने कहा भैया हमसे क्या मतलब है, तुमने कहा था डिसीजन ले दो, मैंने ले दिया। लेकिन डिसीजन के पीछे उत्तरदायित्व भी तो है कि जो निर्णय लिया जा रहा है वो टिकेगा निर्णय कि नहीं टिकेगा। निर्णय लेने की जो त्वरित स्थिति है ये परिपक्वता नहीं बताती है। कई बार अपरिपक्व लोग भी और कुछ एक स्थितियों में मनोरोगी लोग भी त्वरित निर्णय लेते हैं, त्वरित इस पार उस पार, लेकिन वो निर्णय नहीं ले रहे हैं। निर्णय जब फुल पैकेज में होगा उत्तरदायित्व के साथ, अपने आने वाले परिणाम को भी समझते हुए और उसके प्रति एक जिम्मेदारी की भावना रखते हुए, सारी कॉन्सिक्वेंसेज को समझ के जब निर्णय लिया जाएगा तो निर्णय परिपक्व होगा। मात्र निर्णय लेना निर्णायक नहीं है, निर्णय की सारी कॉन्सिक्वेंसेज निर्णायक बनेंगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी से सलाह ले रहा है और किसी दूसरे के राय पे निर्भर भी रह रहा है, तो क्या उसको परिपक्व बोलेंगे हम लोग? कह सकते हैं, इसमें देखिए कोई असंभव बात नहीं है। मूल बात तो देखिए ये है कि लोग कहेंगे कि वो व्यक्ति अपना ही निर्णय लेता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े बड़े शासक हो, उनकी पूरी टीम होती है, सलाहकार होते हैं, इसीलिए तो सब अपॉइंट किए जाते हैं, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, डिस्कशन होता है, तो सबकी एक सहमति से और सबके साझा प्रभाव से एक निर्णय बनता है। तो बड़ी बड़ी जो स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं और बड़े बड़े पदों पर भी जो निर्णय लिए जाते हैं वो बिल्कुल एकांगी नहीं होते हैं कि मैं अपना ही निर्णय ले रहा हूं, हम सलाह भी लेते हैं। वस्तुतः परिपक्व व्यक्ति ही ठीक से सलाह ले सकता है, अपरिपक्व व्यक्ति सलाह भी नहीं ले सकता। अब सलाह लेने के बाद उसमें से चुनना ये विवेक और उसकी समझ पर निर्भर करेगा, लेकिन परिपक्व व्यक्ति कभी भी सलाह लेने से डरेगा नहीं। हमेशा अपरिपक्व व्यक्ति ही सलाह लेने से डरेगा, ये ध्यान रखने की बात है। परिपक्व व्यक्ति बिल्कुल खुले मन से सलाह लेगा और समझ पाएगा कि सलाह का कोई औचित्य है नहीं, हमारी इस परिस्थिति में ये काम करेगी कि नहीं करेगी, वो निर्णय ले लेगा। तो सलाह कोई बुरी चीज नहीं है। हम एक अंतर संबंधित जीवन में रहते हैं। ये जो हमारा जीवन है ये इंटरकनेक्टेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम एक दूसरे के जीवन में किसी न किसी मात्रा में दखल रखते हैं, तो वहां पर ही सलाहें आती हैं। सलाह बेशक ली जा सकती है, लेकिन कोई अगर हमेशा ही सलाह पर निर्भर हो जाए, वो बिना सलाह के एक कदम ही नहीं चल सकता, वो बिना सलाह के एक कदम भी नहीं उठा सकता, तो फिर वो अपरिपक्वता की श्रेणी में चला जाएगा। हम तमाम कदम उठाते हैं अपने आप, लेकिन कुछ विशेषज्ञता वाली चीज़ों में हम सलाह भी लेते हैं। हम वकील से सलाह लेते हैं, हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं, हम हर उस विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में जो व्यक्ति है उसे सलाह लेते हैं। तो सलाहों में बुराई नहीं है, बल्कि ये तो परिपक्वता है कि हम जानते हैं कि ये व्यक्ति इस चीज़ का विशेषज्ञ है जिसकी सलाह मायने रखती है। ये जानना बहुत जरूरी है उसके लिए, यही तो उसकी परिपक्वता है, जिससे बेस्ट डिसीजन आ सके। बिल्कुल आ सके। अब कोई बीमारी है तो उसके लिए तो उस विशेष बीमारी का विशेषज्ञ चिकित्सक ही उचित व्यक्ति होगा जो सलाह दे, ना कि हम अपने मम्मी पापा से पूछ लें, अपने दोस्तों से पूछ लें, या हम गूगल कर लें, या हम एआई से पूछ लें, तो सब चीज़ें गड्ढमड्ढ हो सकती हैं। तो एक मैच्योर व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी से जानता है कि भाई ये व्यक्ति योग्य है, इसे सलाह ले लेते हैं। लेकिन बेकार की बातों में सलाह लेना, जिनसे कोई मतलब नहीं है कि आज मैं शर्ट कौन सी पहनूं, आज मैं ये काम करूं कि ना करूं, आज मैं इस दिशा में जाऊं कि ना जाऊं,
आज मैं ये रंग पहनूं कि न पहनूं, जो इस तरह की सलाहें, ये अपरिपक्वता ही नहीं, बचकानेपन और बचकानापन ही नहीं, मानसिक मूढ़ता को भी बताती हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत ही गए बीते तल में चला गया है। एक्सपीरियंस का अनुश्री मैच्योरिटी से क्या रिश्ता है? रिश्ता तो है, अनुभव व्यक्ति को परिपक्व निश्चित ही बनाते हैं, लेकिन हर अनुभव व्यक्ति को परिपक्व बना रहा हो ये अनिवार्य नहीं है। जो परिपक्वता की यात्रा पर होगा उसके लिए अनुभव सहायक हो जाएंगे। इसको हम इस तरह से देखें तो ज्यादा सही होगा। हर परिपक्व व्यक्ति अनुभवी व्यक्ति होता है, अनुभवों से भरा व्यक्ति होता है, लेकिन हर अनुभवों से भरा व्यक्ति परिपक्व हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि अनुभव तो हुए लेकिन उनको हमने देखा नहीं। अनुभवों के प्रति हमने कोई ऐसी दृष्टि नहीं रखी जिससे हम उसको समझ सकें या उसको हम जान सकें, तो वो सारी चीजें थोड़ी गड्ढमड्ढ हुई। अभी तक हम लोगों ने जितनी बातें समझी हैं, अगर जो आप 3H बता रहे हैं उसको अगर थोड़ा सा इलेबोरेट करें इन सारे चीज़ों पे, जैसे फैमिली के रिलेशंस हो गए, आपस के रिलेशंस हो गए, इसमें हम उस 3H को कैसे देख सकते हैं? 3H को देखना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, ज़्यादा लाभकारी होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा, मैं समझता हूँ। हम एक एक करके उसको लेते हैं, फिर उस पर अपने प्रश्न भी लेकर आ सकते हो। पहला, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। विनम्रता आती है तो व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व में समा जाती है, उसके रोम रोम में। विनम्र व्यक्ति ये नहीं कि वो हाथ जोड़कर हमेशा झुका हुआ पाया जाएगा। विनम्र व्यक्ति खुला हुआ है, ग्रहणशील है, ओपन है, रिसेप्टिव है। वो अपना सम्मान करता है, दूसरों का भी सम्मान करता है। वो अपनी समझ का सम्मान करता है, दूसरों की समझ का भी सम्मान करता है। तो ये जो विनम्र व्यक्ति है, इसको बाहर से देखकर यक बयक जानना संभव नहीं होगा, क्योंकि विनम्रता जब लोग ओढ़ते हैं तो वो बिल्कुल आवाज को विनम्र बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी भंगिमा को विनम्र बनाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं। विनम्रता का ठीक ठीक जो परिप्रेक्ष्य होगा, स्थिति होगी, वो आंतरिक ही होगी। आंतरिक ये कि हम एक स्पेस रखते हैं, एक हाशिया रखते हैं, जहां पर हम अनुमति देते हैं दूसरों के विचारों को, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की समझ को, और अपने जीवन के जो हमारे विचार, कृत्य, सब कुछ है, उसमें भी एक हाशिया रखते हैं जिसको सुधारा जा सकता है। विनम्र व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ, मैंने कहा, मैंने पूरी शिद्दत से, पूरी इंटेंसिटी से वो कहने की कोशिश करी जो कही जा सकती थी, लेकिन फिर भी शायद उसमें सुधारा जा सके। और हो सकता है जो मैंने कहा उससे बेहतर, उससे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम किसी ने कहा हो, तो उसे स्वीकार कर लेने में हमें भी कोई हर्जा नहीं है। उसको भी मैंने स्वीकार कर लिया। विनम्रता की स्थिति में सोक्रेटिस के जीवन की जो कहानी है वो रोचक है। देखिए, कहते हैं कि जब वो ज्ञान के चरम पर पहुंचा सुकरात, तो वहां एक डेल्फी का मंदिर था। वहां एक कोई शख्सियत बैठा करती थी जिनको लोग देवी की तरह मानते थे। तो लोग मानते थे कि ये बड़ी भविष्यदर्शी हैं और सबके बारे में बताती हैं। तो किसी ने सुकरात के बारे में कुछ पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो, इस समय धरती पर जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो सुकरात है। तो लोग आए सुकरात के पास कि उन्होंने तो ऐसा कहा है कि इस समय धरती पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुकरात है। तो सुकरात ने कहा कि भाई, ये बात पहले कही होती उन्होंने तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगता। आज मैं अपनी जिस मन दशा में हूं, उसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो ये मेरी आज की स्थिति है। तो उनकी दृष्टि में वैसा हो सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। ये विनम्रता का देखा जाए बड़ा ठोस उदाहरण है कि जब व्यक्ति बहुत ज्ञान संपन्न हो जाता है तो अपने ज्ञान को बिखेरता नहीं चलता, उछालता, उलीचता नहीं चलता। इसको नकारात्मक संदर्भ में कह रहा हूं। सकारात्मक संदर्भ में भी उलीचना और उछालना होता है। नकारात्मक संबंध यह है कि किसी को चाहिए, नहीं चाहिए, और आप ज्ञान उलीच रहे हैं। ज्ञानी व्यक्ति बहुत धैर्य में होता है। पूछोगे जवाब दे देगा, नहीं पूछोगे नहीं देगा। जबरदस्ती कोई नहीं कि वो जवाब दे। और वो ये भी जानता है कि ये जवाब अंतिम जवाब नहीं। वो ये भी जानता है कि ये जो कह रहा है वो अंतिम वक्तव्य नहीं।
तो यहीं पर जो विनम्रता है वो आती है कि जब हम स्पेस छोड़ते हैं कि चीज़ों में विकसित होने की संभावना है। इस दृष्टि से देखें तो क्या एक हासिल होगी चीज़ बड़ी रोचक, कि जितने भी संप्रदाय, संगठित धर्म, वो सब अविनम्रता पर खड़े हो गए, क्योंकि उनके पास अंतिम सत्य है, उनके पास अंतिम संदेश है, उनके पास अंतिम किताब है, उनके पास अंतिम पैगंबर है, अंतिम मसीहा है, अंतिम गुरु है। अंतिम कैसे होता है? ये तो सिलसिला है, चलता चला जाएगा। उन्होंने उस स्पेस को खत्म कर दिया। उन्होंने स्पेस को खत्म कर दिया। वो इवोल्यूशन, वो सुधार, वो परिपक्वता लाने की जो तैयारी थी वो खत्म हो गई। इसीलिए सारे धर्म, संगठित धर्म खास तौर से उन्हीं की बात कर रहा हूँ, संप्रदाय और वैसे गुरु अपरिपक्व होते हैं और लोगों को अपरिपक्व ही बनाते हैं, क्योंकि वो क्लोज कर दिया ब्रैकेट। और कोई गुरु भी अगर इस तरह से अपनी बात कहता है कि जैसे मैं कह रहा हूं यही अंतिम सत्य है, तो उसने भी क्लोज कर दिया, उसने स्पेस नहीं छोड़ा, उसने सुकरात वाला वो स्पेस नहीं छोड़ा कि मैं कुछ नहीं जानता का अर्थ अभी बहुत कुछ जाना जा सकता है। बुद्ध ने इसी बात को दूसरे ढंग से कहा था। एक बार आनंद ने उनसे कहा, और एक जंगल था, पतझड़ का वक्त था, दोनों टहल रहे थे, तो आनंद तो अभिभूत थे बुद्ध के वचनों से। तो आनंद ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि धरती पर जितना आपने कह दिया है उतना तो किसी ने कहा नहीं होगा, जितनी स्पष्टता आपने दी है इतनी तो किसी ने दी नहीं होगी। तो बुद्ध ठहरे और जो पतझड़ के पत्ते बिछे हुए थे उसमें से एक मुट्ठी पत्ता उठाया। उन्होंने कहा, आनंद, मैंने बस इतना ही कहा है, पूरा जंगल शेष है। अर्थात कोई और भी कहेगा, कहीं कोई और मुट्ठी बंधेगी, कहीं कुछ और कहा जाएगा, विकास होगा। तो ये यात्रा चलती रहती है जब खुलापन आता है विनम्रता की। फिर अब दूसरी चीज आएगी हार्टफुलनेस, एक होती माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस को हम कहते हैं सचेतनता का सतत विस्तार है माइंडफुलनेस। दूसरी चीज इसमें मैंने चुनी हार्टफुलनेस। हार्टफुलनेस है सतत प्रेम और करुणा का प्रवाह होना। हार्टफुल, प्रेम और करुणा से भरे हैं। करुणा क्या है? दूसरे के प्रति सरोकार। करुणा है दूसरे के दुख सुख को समझने की क्षमता। करुणा हम दूसरे के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं इसकी समझ है, आक्रमण नहीं है। और प्रेम क्या है? प्रेम संवेदनशीलता का चरम है। तो इस संवेदनशीलता की गहरी से गहरी स्थितियों में व्यक्ति है और दूसरे के प्रति सारी जो कंसर्न की भावनाएं हैं उसको देखकर जो भी उसके भीतर एक अच्छे अच्छे विचार उठते हैं वो सब हैं केयर कंसर्न के, तो करुणा हो गई। करुणा दूसरे से संबंधित है हमेशा। प्रेम वैयक्तिक भी हो सकता है, हमारे भीतर प्रेम का प्रकाश हो गया। प्रेम और करुणा से दो शब्द लिए। और फिर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमारी इनर स्टेट है। जैसे परिपक्व वृक्ष भी इतने प्रसन्न दिखाई देते हैं, वृक्षों में फूल खिलते हैं तो वृक्षों की परिपक्वता आ गई, कुछ था जो अपने विकास के चरम स्थिति पर पहुंच गया, प्रसन्न है, खिले हुए। तो एक परिपक्व व्यक्ति अनिवार्य रूप से प्रसन्न व्यक्ति होगा, कभी अप्रसन्न नहीं हो सकता। परिपक्व व्यक्ति कभी भी उत्तेजित, दांत पर दांत चढ़ाकर बोलने वाला, अपना धैर्य खोने वाला ऐसा नहीं होगा, प्रसन्न है। और प्रसन्न व्यक्ति है धैर्यशील होगा, कहीं भी व्यवहार करते हुए, कुछ भी अपने जीवन की क्रिया करते हुए वो पूरे प्रसन्नता से धैर्य में बना रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ रखेंगे तो हमको एक जो इंटेंस मैच्योरिटी है, गहरी परिपक्वता है, वो दिखाई देगी। जितना काव्यात्मक उतना गणितीय भी है। आपने बिल्कुल गहरी से गहरी समझ को एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह ही दे दिया है हम लोगों को। अब मैथमेटिक्स है और संयोग की बात है। देखिए कि अस्तित्व शायद ऐसा चाहता है कि चीज़ों को स्पष्ट हमेशा किया जाए, तो हमने तो सारी चीज़ों को वैसे ही दिया। जब आत्म रूपांतरण के सूत्रों की बात हुई थी तो हमने निर्वाण के 9 सोपान जब बोले थे, तो वो 9 सोपान भी काव्यात्मक भी हैं, पूरे मैथमेटिकल भी हैं। ऐसे ऐसे चल के आप 4 डायमेंशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे जो आपने बिल्कुल बोला है, हमने कहा कि जो 4 डायमेंशन है, पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, वो काव्यात्मक भी है और मैथमेटिकल भी। वही सच्चाई है। वो अगर नहीं है तो आध्यात्मिक
परिपक्वता नहीं, अगर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में हम डालें तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के वो 4 फैक्टर कर देंगे, पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी। किसी व्यक्ति के भीतर ये चारों चीज़ें नहीं हैं, तो वो स्पिरिचुअली भी पूरा मैच्योर नहीं है। और जिसके भीतर ये चारों चीज़ें हैं, उसके भीतर तीनों जो एच मैंने बोले, ये होते ही होते हैं। स्पेस की जैसे आपने बात की है, तो आपको तो सुन के मतलब हमको खुद लगता है कि इससे ज़्यादा स्पष्ट अब शायद ही कोई बोल पाए। तो तो मतलब वो स्पेस तो दिखता नहीं है ना वहाँ पे कि अब कोई और आएगा जो इससे ज़्यादा स्पष्ट बोल सकता है। नहीं, बिल्कुल बोला जाएगा। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल आशान्वित रहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ इससे स्पष्ट कभी नहीं बोला जाएगा। जब बुद्ध बोल रहे होते हैं, तब उनके सुनने वालों को लगता है इससे स्पष्ट नहीं बोला जा सकता। फिर कोई आगे आता है तो लगता है इससे स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। क्योंकि देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार मन बदलेंगे, भाषा बदलेगी, परिस्थितियाँ बदलेंगी, तो उदाहरण बदलेंगे, शब्दों का चुनाव बदलेगा और बातों को कहने का जो तरीका है वो भी बदलेगा। तो निश्चित ही आने वाले समय में जब कोई इस बात को कहेगा, कभी भी, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद, कितने भी समय बाद, तो मुझसे और बेहतरीन ढंग से कहेगा, और अच्छे सुंदर ढंग से कहेगा। ये गुंजाइश तो हमेशा बनी रहेगी। अभी जैसे आपने विनम्रता, हार्टफुलनेस और हैप्पीनेस की बात की है, तो देखा जाए तो एक चालाक आदमी जो होता है, वो भी तो इन तीनों का यूज़ अपने अंदर एक छुपे हुए तौर से कर सकता है ना, तो व्यक्ति उसको भी देख के कह सकता है कि ये तीनों चीज़ उसके अंदर भी है। तो हम अंतर कैसे पहचानेंगे कि मैच्योर व्यक्ति और एक चालाक व्यक्ति में? हाँ, ये चीज़ है, ये रोचक बात है, और इसीलिए मैंने एक बात हमेशा कही थी, वो भी ध्यान रखिए। मैंने कहा था कि अगर जीवन में सुंदर चीज़ें चाहिए, बेहतर चीज़ें चाहिए, सर्वोत्तम चीज़ें चाहिए, तो चालाक बनो, बी क्लेवर। क्योंकि क्लेवर व्यक्ति भी वो काम नहीं करता है जो करने योग्य नहीं है। तो एक अर्थ में क्लेवर व्यक्ति को लगता है कि मैं क्लेवरनेस कर रहा हूं, लेकिन वस्तुतः वो आध्यात्मिक पथ पर ही चल चुका होता है। धीरे धीरे वो उसी चीज के साथ चलते चलते अपनी परिपक्वता की आध्यात्मिक धारा में भी चला ही जाएगा। अब देखो, क्लेवर व्यक्ति है, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा, क्योंकि उसको तुमसे लाभ लेना है। अच्छे व्यवहार करेगा, अच्छे बातें करेगा, चोट नहीं पहुंचाएगा। हमको और क्या चाहिए? हमको यही तो चाहिए। अभी इसका उद्देश्य थोड़ा सा वैयक्तिक है कि उसको लगता है कि ये करके हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे हम लाभ लेंगे। कोई बात नहीं, लाभ उसको मिल भी जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो अच्छा ही कर रहा है वो। इन्वेस्टमेंट तो कोई बुराई नहीं। अब वो 3H फार्मूला मान लीजिए एक क्लेवर व्यक्ति के हाथ पड़ जाए, वो कहेगा ये तो बिल्कुल बढ़िया बात है, यही साधते हैं, ये तो मार्केटिंग, मैनेजमेंट, इस सबके लिए काम करेगा। हाँ, तो करेगा, अच्छी बात है। अगर वो ह्यूमिलिटी साध लेगा, अगर वो अपनी हार्टफुलनेस साध लेगा, अपनी हैप्पीनेस साध लेगा, तो इसमें बुराई क्या है? और देर सबेर उसको इन मौलिक चीजों का मूल्य दिखाई ही दे जाएगा, तो उसका जो स्वार्थपरकता थी, जो लाभ लेने की इच्छा थी, वो गिर जाएगी। उसको दिखाई देगा कि इतना टूल बनाने की जरूरत नहीं है। जब सचमुच में तुम विनम्र होते हो और सचमुच में प्रेम और करुणा से भरे होते हो, सचमुच में हार्टफुल होते हो और सचमुच में हैप्पी होते हो, प्रसन्न होते हो, तो लौट कर जो आता है वो बड़ा खूबसूरत होता है, श्रेष्ठ होता है। वो रिवार्ड तो आता ही आता है। तो देर सवेर इसके भीतर से वो चालाकी गिर ही जाने वाली है, और चालाकी के साथ फिर एक सचेतनता बच जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि मैं बिल्कुल सच्चा खरा आदमी हूं, मैं चालाक नहीं हूं, लेकिन वो तीनों में से कोई चीज का उपयोग नहीं करता। लोगों का दिल दुखाता है, चोट पहुंचाता है, बुरा बोलता है, अकड़ा खड़ा रहता है। तो जो अकड़ेगा वो जीवन के प्रवाह में अड़ेगा, अड़ेगा तो सड़ेगा, कुछ उसको हासिल नहीं होने वाला है। जो झुकेगा वो जीवन के आसमान में उड़ेगा। गणित के साथ साथ एक काव्य तो बहुत बड़ा गणित है। पूरी प्रकृति, पूरी कायनात में मैं हमेशा कहता हूं कि गणित ही चल रही है। गणित को प्रिसाइजली देख लेना ही कविता है। बिना गणित को देखे जो कविता लिखते हैं, और कविता का वो मीटर और शेर का और वो छंद और चौपाई मिलाने में लगे रहते हैं, वो थोड़े डिरेल्ड हो जाते हैं। मैंने अक्सर बड़े बड़े शायरों, कवियों को डिरेल्ड देखा है।
हालांकि पूरे सम्मान के साथ मैं बात कह रहा हूँ, अच्छा लिखते हैं, उनको लिखना चाहिए, लेकिन वो व्यक्तित्व को अपने नहीं संभाल पाते। तो लोग कहेंगे कृतित्व देखो, व्यक्तित्व क्यों नहीं देखो। मेरा मानना है कृतित्व से हमें कोई लेना देना नहीं, व्यक्तित्व कीमती है, बेशकीमती जीवन मिला है, इसको कितने सुंदर शानदार ढंग से जिया ये कीमती रखता है। तुमने 4 अच्छी बातें लिखी लेकिन जीवन विक्षिप्तता वाला बिता दिया, तो इससे क्या हासिल हुआ? वो नहीं करना है। जीवन भी अच्छा सर्वोत्तम बिताना है, वो अच्छी सृजनात्मकता होगी। तो इसलिए इन बातों को हल्के में नहीं रखना है, समझ के रखना है। अभी जैसे आपने 3S समझा दिया और उसके गहरे जो अर्थ हैं उनको समझा दिया, तो जो तीर्थंकर महावीर ने आचरण का जो सूत्र दिया था, क्या वो मैच्योरिटी ही थी? एक अर्थ में उसको कह सकते हैं, अशरण अगर सीधे सीधे हम सुनेंगे अशरण भाव, तो हमको थोड़ा शुष्क सा लगेगा, किसी की शरण ना जाना। समकालीन बुद्ध की तरफ आएंगे तो बुद्ध उसको दूसरे ढंग से कहते हुए पाए जाएंगे, स्वयं आलोकित होना, अपदीपो। स्वयं आलोकित है जो, वही किसी की शरण में नहीं जाता। शरण को मांगना अपरिपक्वता है, अन्यथा देखा जाए हम अस्तित्व की शरण में ही हैं। शरण के सिवा कोई विकल्प नहीं है व्यक्ति के पास, क्योंकि हम एक बड़े जोड़ के हिस्से हैं। लेकिन इस जोड़ को न देखकर जो शरण मांग रहा है, कुछ कर दो, यानी कि वो सोचता है हमसे बाहर कोई उपाय है, तो वो शरण भाव हुआ। अशरण भाव हुआ कि जो कुछ होना है इस विराट अस्तित्व और मेरे सामंजस्य के अनुसार ही होगा, तो शरणागति मांगने की कोई जरूरत नहीं। उलट देखो, हिंदू दर्शन में शरणागति को कितना महत्व दिया गया है, और महावीर कहते हैं अशरणागति। तो दोनों विपरीत धाराएं हो जाती हैं। लेकिन विनम्रता से अगर हम देखें तो जो शरणागति की बात हिंदू दर्शन में कही जा रही है वो भी बुरी नहीं है। वहां पर वो अपने को छोड़ देने का, अस्तित्व की धाराओं में अपने को समर्पित कर देने की बात कहते हैं, तो उस एंगल से वो भी बात ठीक है। महावीर जब अशरण की बात कहते हैं, वो कहते हैं कहाँ छोड़ोगे, किस पे छोड़ोगे, सब कुछ तो वही का वही है, हम भी वही उस विराट के ताने बाने से बुने हुए हैं। जैसे मछली समंदर में तैर रही है और एक दिन उसको भाव आए कि वाह, समंदर के पानी ने कैसा संभाला हुआ है हमको, इसकी शरणागति चले जाते हैं, तो मछली कहाँ शरण में जाए, कहाँ शरण में जाए? रहेगी तो समंदर में, रहेगी तो समंदर में ही। तो वो अशरण में है, वो अपना तैरती है, खुश रहती है, अपने काम करती है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, जहां है वहीं रहो, खुश रहो। वो अशरण भाव हो गया। क्योंकि इस ऐसा हमको खाली जगह ही नहीं मिल रही जहां पर हम अपने को शरण में डालें। और टोटल पिक्चर देखा जाए तो बात तो वही है। बात वही है। अनिश, जो मैच्योरिटी होती है, क्या वो किसी को सिखाई जा सकती है, या खुद एक्सपीरियंस अगर होता जाएगा तो व्यक्ति अपने आप मैच्योर हो जाएगा? ये टू वे एक्शन है। मैच्योरिटी भीतर से भी आएगी और मैच्योरिटी सिखाई भी जा सकती है। मानवीय जीवन में सिखाने का बहुत महत्व है। एक बच्चा पैदा होता है, हम उसको भाषा, आचार व्यवहार सब कुछ सिखाते हैं। अगर हम उसको ना सिखाएं एक बच्चे को, तो वो बिल्कुल पशुवत रह जाएगा, सीख ही नहीं पाएगा चीज़ों को। तो ऐसा नहीं कि चीज़ें सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन हर सिखाई जो चीज़ जाएगी उसका पहला उसूल तो ये कि वो सीखी गई हो। जो सीखी गई होगी वही तो सिखाई जाएगी। अब परिपक्वता को लेकर भी किसी के भीतर कोई अपनी अवधारणा है तो वो उसको सिखाएगा। अब आज जैसे हमने इतनी स्पष्टता दी, तो जो इसके भीतर ये अवधारणा जाएगी वो उस तरह से सिखाएगा। लेकिन बच्चे को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वो बहुत सारी चीज़ों को सीखेगा, समझेगा, तब जाके उसके अंदर वो चीज़ खिलने की संभावना बन जाएगी। उसकी आंतरिक जो संभावना है वो कोऑपरेट करेगी, आंतरिक शक्ति उसकी कोऑपरेट करेगी, कितनी जल्दी उस चीज़ को वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। अब मान लीजिए हमको ह्यूमिलिटी ही सिखानी है, तो परिवार का वातावरण हम्बल होना चाहिए, ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से भरा होना चाहिए। माता पिता, परिवारजन जो भी हैं
वो उस भावना को जीने वाले होने चाहिए, क्योंकि बच्चा तो इम्बाइब करेगा। अब वो इम्बाइब करेगा तो हम सिखा ही रहे हैं उसको। अभी हम बच्चे को प्रतिद्वंदिता सिखाते हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा सिखाते हैं, ईर्ष्या सिखाते हैं, अहंकार सिखाते हैं, यही सब तो सिखाते हैं क्योंकि वही हमारे पास है। लेकिन अगर हम उसको सिखाएं कि देखो, तुम्हारे जीवन का सम्मान है और दूसरे के जीवन का भी सम्मान है, सबका सम्मान, विनम्रता की पहली शर्त। और यही हम बच्चे को नहीं सिखाते हैं, क्योंकि हम उसको अहंकार का केंद्र बना देते हैं। एक बच्चा परिवार में पैदा होता है और लोग ऐसा बिहेव प्रारंभ करते हैं जैसे यही है, बाकी लोग नगण्य हो गए। तो बच्चा सीखता है अहंकार का केंद्र, उसको लगता है मेरा सुख, मेरी ख्वाहिश यही सबसे बड़ी चीज है। कभी उसको ये बताना जरूरी होता है, समझेगा, लोगों ने बुद्धि नहीं, कैसे समझेगा, समझेगा कि तुम्हारी ख्वाहिश ही बड़ी नहीं है, किसी और की ख्वाहिश भी महत्व रखती है। बच्चा कह रहा है मुझे खिलौना चाहिए और पिता को एक शर्ट चाहिए, तो बच्चे को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे खिलौने से ज्यादा इस समय शर्ट की अहमियत है, देखो, और ये शर्ट उसको लेने दो, तुमको उसमें भी खुशी महसूस होनी चाहिए। एक आध बार वो रोएगा, परेशान होगा, लेकिन फिर वो देर सवेर देख लेगा कि हाँ, महत्वपूर्ण है, दूसरे का सम्मानित होना, दूसरे की जरूरतों का पूरा होना भी जरूरी है। इसी तरह से शेयरिंग, बच्चे को शेयरिंग सिखाइए, बहुत सारे गुण हैं, ये सिखाइए। फिर आइए आप दूसरे एज पे, हार्टफुलनेस पर, वो सिखाइए, उसको प्रेम, संवेदनशीलता सिखाइए। बच्चा हमको लगता है बड़ा संवेदनशील होता है, लेकिन कमोबेश देखो बड़ा असंवेदनशील व्यवहार करता है। किसी दुनिया के किसी चीज से मतलब नहीं, उसको अपनी ही चीज से मतलब है। उसको बताना चाहिए दूसरी चीजों से भी मतलब है। हम बच्चे को सिखाते हैं तुमको टॉप करना है, तो कोई बॉटम पे भी तो आता है। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, सारे तो नहीं टॉप करते हैं। बच्चे को पहले से ही बताना पड़ेगा कि तुम्हारे होठों की मुस्कान किसी के आंसू पर नहीं खड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे होठों की मुस्कान किसी के आंसू पर खड़ी है तो वो बेकार है, अधूरी है, नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी जीती हुई बाजी हारना भी सिखाना पड़ता है, वो भी मैच्योरिटी है। और फिर प्रसन्नता, प्रसन्नता सिखाइए उसको, प्रसन्न रहना। प्रसन्न रहने में स्वीकार है, धैर्य है, ये सब चीजें हैं। जीवन का सारा स्वीकार करेंगे तो प्रसन्न बन पाएंगे। तो मैच्योरिटी ट्रेन करी जा सकती है और धीरे धीरे करके लोग उसको समझ सकते हैं। खुलापन आएगा, एक ग्रहणशील वातावरण बनेगा, वही उसको सिखाने वाला होगा। लेकिन अभी का समाज जैसा हमने बनाया है, वहां पर इसकी गुंजाइश कम है। हमारे रिलीजन क्लोज्ड, हमारी विचारधाराएं क्लोज्ड, कल्ट क्लोज्ड, एजुकेशन क्लोज्ड, सब बंद। एक डिब्बे में, एक कंपार्टमेंट में बंद होकर मैच्योरिटी नहीं आती। मैच्योरिटी तो खुले आसमान की उड़ान है, लेकिन खुले आसमान में उड़ने के लिए पिंजरे तोड़ने पड़ेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि रास्ते में पिंजरा कोई ना आ जाए। किसी को सिखाना है तो परिपक्वता में राह के पत्थर ही नहीं हटाते, उसके राह के पिंजड़े भी हटाते हुए हम चलते हैं। सिखाई जा सकती है। फिर सीखेगा कितनी तेजी से, ये उसकी अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता पर निर्भर करेगा। इसमें कई लोगों की शिकायत भी होती है कि जिद पूरी कर दो, अभी हो सकता है ना समझ रहा हो। तो इसमें क्या, मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वही नहीं समझ रहे होते हैं। पेरेंट्स खुद ही नहीं समझ रहे होते हैं। देखिए, बच्चे तो अधिकांशतः माँ बाप के अहंकार का विस्तारी होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ देयर ईगोज। तो जो वो देखते हैं वो नहीं देख रहे जो उसके अंदर चल रहा है, वो अपने अंदर देखते हैं कि वो क्या करते। अगर उनकी ख्वाहिश पूरी ना होती तो उनको क्या लगता, इसीलिए वो सब करना चाहते हैं। बाजार में जाओ तो बच्चों की बाजार कितनी महंगी है। इतनी बड़ी पैंट बच्चे की उतनी ही कीमत की मिलती है जितनी अडल्ट की पैंट मिलती है। अभी जाकर देखो कितनी बड़ी चालाकी है। बित्ता भर की शर्ट बच्चे की लेने जाओगे और हम लोगों की शर्ट के बराबर ही कीमत उसकी होगी। क्यों? क्योंकि बाजार जानता है कि माँ बाप आतुर हैं, आकुल हैं, बच्चे को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाने के लिए, अच्छी से अच्छी चीज देने के लिए, उसको कोई भी कीमत देने के लिए तैयार होंगे।
क्योंकि वो कई बार खुद इस अड़चन को फील कर चुके हैं कि मेरा मन था और हम नहीं कर पाए, हमारा मन था हम ऐसा नहीं कर पाए, तो इसको हम सब कुछ देंगे। तो बाजार ने उसी हिसाब से सब महंगा कर दिया है उन ख्वाहिशों के चलते हुए, तो बाजार तो उसी पे चलता है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि देखना ये पड़ेगा कि हम बच्चे की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं या बच्चे के माध्यम से अपनी दमित इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। बच्चा जो कुछ ढूंढ रहा है वो वस्तुतः देखा जाए खुशी ही ढूंढ रहा है। 3H में वो तीसरी एच जो है हैप्पीनेस, वही ढूंढ रहा है। तो वो हैप्पीनेस लाने के तमाम रास्ते लाओ और यकीन मानो कि अगर परिवार का वातावरण बहुत खुशनुमा हो तो बच्चों की जिदें भी सामान्य होती हैं, बहुत ज्यादा जिदें नहीं होती हैं। परिवार का वातावरण जब दुखनुमा होता है, दुख से भरा होता है, तो इच्छाएं ज्यादा होती हैं, जिदें ज्यादा होती हैं। एक दुखी व्यक्ति ज्यादा इच्छाएं करता है, ज्यादा जिद करता है। एक प्रसन्न व्यक्ति कम इच्छाएं और कम जिद से काम चलाता है। ये नियम है। मैच्योरिटी में एक टोटल एक्सेप्टेंस भी होता है। बिल्कुल, टोटल एक्सेप्टेंस तो है ही है, वो तो आएगी ही। इसीलिए हमने टोटल एक्सेप्टेंस को सीधे सीधे इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि विनम्रता में वो कहीं से इनबिल्ट है। टोटल एक्सेप्टेंस थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत भी हो जाएगा, लेकिन मैच्योरिटी तो एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था भी है। एक व्यक्ति समाज में जैसे व्यवहार कर रहा है वो भी उसकी परिपक्वता की आवश्यकता है। तो मैच्योरिटी टू वे है, इनर भी और आउटर भी। इनर की इनर रूप से मैच्योर हो, आउटर की उसका व्यवहार करेंगे तो उसके सब परिणाम आएंगे हम तक। तो इसलिए हमने इसमें टोटल एक्सेप्टेंस को नहीं डाला, विनम्रता को पहले डाला। विनम्रता से क्या होता है कि अगर हम दूसरे का स्वीकार नहीं करेंगे तो विनम्र होंगे ही कैसे? हम परिस्थितियों का स्वीकार नहीं करेंगे तो विनम्रता आएगी ही कैसे? विनम्रता में इनबिल्ट ही है, इनबिल्ट है वो विनम्रता। मैच्योरिटी एंड देखा जाए तो क्या सांसारिक और आध्यात्मिक इन दोनों में बटा हो सकता है क्या? मेरी दृष्टि में तो सांसारिक और आध्यात्मिक ही नहीं बटा हुआ है। ये अपरिपक्व लोगों ने ही बांटा हुआ है। इमेच्योर लोगों ने कि सांसारिक या आध्यात्मिक ऐसे करके बांटा हुआ है। मैच्योर व्यक्ति ही पहली बार देखता है कि संसार और अध्यात्म बटा हुआ है ही नहीं। कहाँ से बाउंड्री लाइन खींचे? सीमा रेखा कहाँ पर है? कहीं सीमा रेखा नहीं। संसार ही अध्यात्म बन जाता है जब हम परिपक्वता से उसको देखते हैं, और वो अध्यात्म ही संसार बन जाता है जब हम अपरिपक्वता से उसको देखते हैं। अब एक ही बात है। जैसे आपने 3H का जो आज कॉन्सेप्ट दिया है उस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी रिलेशनशिप हो हमारी दूसरे से, हमारी खुद से, वो सारी चीजें देखा जाए सुलझ सकती हैं एक मैच्योरिटी अगर। हाँ, सुलझ सकती। रिलेशनशिप को सुलझाने का तो तरीका ही मैच्योरिटी होगा। इमेच्योर लोग ही तो लड़ते उलझते हैं क्योंकि स्पेस नहीं देते, और स्पेस न देने फर्स्ट एच ही वो खो देते हैं। स्पेस दीजिए, दूसरे को समझिए, संबंध क्यों नहीं अच्छे हो जाएंगे। थोड़ी करुणा का, थोड़ा हार्टफुल बिहेवियर करिए। संबंधों में तो यही तीनों चीजें चाहिए, तो संबंध तो अच्छे बनेंगे। अच्छा, फिर इसमें अगर संबंधों की बात पर आए तो एक कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको भी हम ऐड कर सकते हैं कि जो परिपक्व व्यक्ति होगा वो किसी को किसी भी बात, किसी भी स्थिति के लिए प्रमाण पत्र नहीं देता, सर्टिफिकेट नहीं देता, और किसी से उलटकर प्रमाण पत्र मांगता भी नहीं, सर्टिफिकेट मांगता भी नहीं। दोनों ही चलेंगे। जो देगा वो मांगेगा भी, जो मांगेगा वो देगा भी। प्रमाण पत्र नहीं मांगते, प्रमाण पत्र किसी को देते नहीं, क्योंकि ये अंतर अनुभूत चीजें हैं, हमें अंदर अनुभव की गई चीजें हैं। जो भी चीजें हम अंदर जान रहे हैं, हमें किसी को किसी भी चीज के लिए प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लो तुम अंदर शांत हो गए, किसी से प्रमाण पत्र थोड़ा ही मांगना। परिपक्व व्यक्ति कभी प्रमाण पत्र मांगने नहीं जाएगा। अंदर हम प्रेम पूर्ण हो गए, जिस दिन विनम्रता का प्रमाण पत्र मांगेगा कि ये विनम्र विभूषण बन गए हैं, उस दिन अविनम्र हो गए। विनम्रता है तो है, उसके लिए किसी उपाधि, सर्टिफिकेट, किसी अवार्ड की जरूरत थोड़ी। हमको अवार्ड चाहिए। अवार्ड की तरफ भागता हुआ व्यक्ति ही तो अविनम्र और इमेच्योर हो जाता है। तो ये प्रमाण पत्रों वाला सिलसिला टूटता है। सबसे पहले कोई वेरिफिकेशन, वैलिडेशन हम बाहर से नहीं तलाशते, और यही बुद्ध का स्वयं आलोकित होने वाला
और महावीर का आचरण वाला इसी में घुल जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनिश जी आपने जो मैच्योरिटी एक वेग सा था, अब मुझे लगता है पूरा स्पष्ट हो गया है। इतनी देर हम लोग बात करें, कहाँ वेग लग रहा है, अब बिल्कुल तो सीधा बिल्कुल नहीं लग सीधा रहा है। साफ लग रहा है। ये तो बिल्कुल उतना क्लिनिकल लग रहा है, किसी को बिठा लिए और जैसे वो डॉक्टर लगा के वो स्टेथोस्कोप वगैरह देखते हैं क्या ब्लड प्रेशर और उसका हार्ट बीट क्या चल रही है, ऐसे आप सारे पैरामीटर्स पे कसिए और उसको समझ जाएंगे कैसा व्यक्ति है। और इस दृष्टि से देखेंगे तो सबसे खतरनाक स्थिति ये बनेगी, बाजार के जब तमाम गुरुओं की तरफ निगाह दौड़ाएंगे तो दिखाई देगा कि ये तो सब इमेच्योर ही हैं, अपरिपक्व ही बैठे हुए हैं। आपके स्टेथोस्कोप लगाने की जरूरत होती है उस टॉपिक पे, फिर तो क्लियर हो ही जाता है वो। क्लैरिटी लानी पड़ती है, क्योंकि विषय क्यों कर वेग होंगे, हम ही अस्पष्ट होंगे तभी तो चीजें अस्पष्ट होंगी। अगर हमारे अंदर वो स्पष्टता और क्लैरिटी है तो हर चीज स्पष्ट और क्लियर ही होगी। यही तो मैच्योरिटी है। आध्यात्मिक व्यक्ति हम मैच्योर लोगों को ही कहते रहे भारत में, लेकिन कालांतर में ऐसी दुर्घटना क्या हुई कि जितना भी इमेच्योर व्यक्ति था, अपरिपक्व व्यक्ति था, वो सब अध्यात्म में खप गया। आज भी ऐसा हो ही रहा है। आज भी वैसा है, उल्टी सीधी हरकतें करता हो, उल्टी सीधी मान्यताएं हो, ठीक व्यवहार न करता हो, फ्रेगमेंटेड हो, कटा हुआ हो, समाज से ठीक से व्यवहार न जानता हो, उसको आध्यात्मिक बना दो। तुम सन्यासी बने क्यों? क्योंकि तुमको संबंधों और परिवार में और व्यवस्थाओं में ठीक से व्यवहार करना आता ही नहीं था, तुम कट गए। अनिश जी, भारत में जो स्वामी शब्द का जो प्रचलन है अभी भी चल रहा है, क्या वो परिपक्वता का पर्यायवाची ही है? भारत एक विशुद्ध आध्यात्मिक देश रहा है और हमने जो शब्द भी क्वाइन किए हैं उनके पीछे सारी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि ही रही है। हमने भारत में सन्यासी को स्वामी कहा। स्वामी का अर्थ ही था स्वामित्व की चित्त दशा वाला व्यक्ति, जिसका अपने शरीर, विचार, भाव पर स्वामित्व है, जो अपने शरीर को अपने अनुसार चलाता है, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, जो समता में है, तो वो स्वामी बना। लेकिन सन्यासी वो नहीं है जो कहीं किसी अलग वेशभूषा में जा रहा है, कोई अलग क्रियाकलाप कर रहा है, हमने उसको स्वामी नहीं कहा। स्वामी सन्यासी है। सन्यासी ही हालांकि हम देखें कौन है, सन्यासी वो व्यक्ति है जो संसार के बीच रहते हुए ही कमल की तरह हो गया है, जल में कमलवत, वो सन्यासी है। लेकिन जल में ऊद बिलाववत हो जाए वो सन्यासी नहीं है। तो ये दो टर्म है, जल में कमलवत और जल में ऊद बिलाववत। ऊद बिलाव का जल से क्रियाकलाप देखिए, वो अलग टाइप के हैं। जल में रहते हुए भी जल के साथ संघर्ष में पड़ा है, कहीं वो तिनके विनके इकट्ठे करके पुल बना रहा है। ऊद बिलाव बड़ा अच्छा पुल बनाते हैं, तो नेचुरल ब्रिज मेकर है, क्योंकि जाना है, पार करना है, सब करना, तुमको व्यवस्था बनानी है। और कमलवत कि हम कुछ कर नहीं रहे लेकिन वहीं पर असंपृक्त हो गए, थोड़े डिटैच होकर खिल गए। तो सन्यासी अभी तथाकथित ऊद बिलावत इसलिए हो गया है क्योंकि वो फिर ब्रिज तो बना ही रहा है, अपने किस्म के लकड़ी तिनके सब इकट्ठे करके संसार के साथ एक ब्रिज बना रहे, क्योंकि संसार के बिना काम तो चलना नहीं, काम तो संसार से ही चलना है। लेकिन भाग गया है। भाग इसलिए गया है क्योंकि इमेच्योर है, सामना नहीं कर सकता चीजों का। तो हमने सन्यासी कहा था उसी को जो जल में कमलवत था, और वो स्वामी था, उसके लिए हमने शब्द चुना था स्वामी। कमल को देखो, उसका स्वामित्व तो देखो। एक तालाब में खिला हो कमल तो लगता है जैसे पूरे तालाब का स्वामी है, मास्टर है। तो वो जो गरिमा आती है और वो जो खिलावट आती है और कमल के पत्तों की जो ह्यूमिलिटी देखो, उनका लचीलापन देखो, वही उसको स्वामी बनाता है। तो स्वामी तो एक धारणा है ही है बड़ी उचित, लेकिन इसको भी लोगों ने डिस्टॉर्ट कर दिया। स्वामी शब्द कहीं का कहीं लोग पेस्ट करते हैं, लेकिन इस दृष्टि से पेस्ट करेंगे तो समाज का वो व्यक्ति जो जल में कमलवत हुआ, गरिमापूर्ण हुआ, लचीला, विनम्र हुआ, वो स्वामी हुआ, वो सन्यासी हुआ। सब कुछ वही कर रहा है,
लेकिन इस तरह से परिपक्व हो गया है, इस तरह से खिल गया है कि हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति स्वयं आलोकित है, ये असरण से भरा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनंत जी आपने एक-एक कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने रखा है, मतलब एकदम क्लियर हो गया है अब तो। अब मुझे लगता है कि जो सुनने वाले हैं, अनंत पथ के मित्र, उनको भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि परिपक्वता है क्या? और वो खुद भी परिपक्व हो सकते हैं। बिल्कुल, बेशक। अब इसमें वो कविता और गणित दोनों बिठाकर ठीक से जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन के स्वामी बन सकते हैं। प्रणाम अनंत श्री। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत-बहुत आभार। सभी अनंत पथ के मित्रों से गुजारिश है, अगर आप भी किसी विषय पे एक सुलझाव चाहते हैं, एक स्पष्टता चाहते हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में डाला करें। और लगातार हम ऐसे भी जो उलझे हुए विषय हैं, वो अनंत श्री के सामने रखेंगे, उस पे बातचीत करेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल सकता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार।